जितने भी और सेक्शन हैं वो सारे के सारे जो सेक्शन हैं आपके, वो तो ऐसा है कि आपका सब में वोल्टेज आपकी फ्लो हो रही है, वोल्टेज या फिर फ्रीक्वेंसी फ्लो हो रही है आपकी। ठीक है, तो बेसिकली उसको तो मापा जा सकता है, जैसे जहाँ जहाँ पे आपकी वोल्टेज है तो उसको इजिली हम माप लेते हैं, नो प्रॉब्लम, पता चल भी जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे जो आपका डीएसओ है वो होता है आपका 100 मेगाहर्ट्ज, 150 मेगाहर्ट्ज, इससे ज्यादा कर लोगे तो पता नहीं, वो मैंने तो आज तक देखा नहीं। 300 मेगाहर्ट्ज तक मैंने आज तक देखा। लेकिन अगर आप इनकी सिमों की फ्रीक्वेंसीज आप चेक करोगे, कोई आपकी 2500 मेगाहर्ट्ज, कोई 1800 मेगाहर्ट्ज, कोई कितना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को डीएसओ भी मेजर नहीं कर सकता। और इतने आप इसको मेजर करने के लिए लाओगे भी कहाँ से इतनी हैवी कॉस्ट तो पे करके। तो नेटवर्क सेक्शन ऐसा होता है आपका कि जिसमें ज्यादातर जो है टेक्नीशियन फंसते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैं आपको जो एक्सप्लेन करूंगा नेटवर्क सेक्शन, वो बिल्कुल इसकी जड़ से जो है मैं एक्सप्लेन करूंगा कि स्टार्टिंग कहाँ से है और कहाँ पे इसका एंड हो रहा है। एक एक बात को जो है मैं आपको समझाऊंगा, जितनी भी तरह की इसमें आपकी प्रॉब्लम होती है, सिम का ना चलना, एक सिम का चलना, एक सिम का ना चलना, किसी में इंटरनेट ना चलना, नो सर्विस आना, इन जितनी भी तरह की नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उन सब के बारे में जो है पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अभी जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट रहेंगे, आज तो जो है थ्योरेटिकल कवर करेंगे, कल जो है इसका प्रैक्टिकल कवर करेंगे। देखिए, नेटवर्क सेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो यहाँ पे आपका नेटवर्क सेक्शन है, आपको पता है कि जितना भी मतलब नेटवर्क से रिलेटेड आपका काम है, चाहे वो आपकी वाईफाई हुई, ब्लूटूथ हुई, जीपीएस हुआ, या फिर आपका सिम का मैनेजमेंट हुआ, तो वो सारा का सारा जो है आपका नेटवर्क सेक्शन में ही आता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सब चीजें। ठीक है, अब देखो, जो पहले के आपके फोन चलते थे वो आपके 2G पर चलते थे, सेकंड जनरेशन, फिर उसके बाद जो है आपकी थर्ड जनरेशन आई, फिर उसके बाद अभी 4G चल रहा है, फिर इसके बाद अभी 5G पे आ गया है। हालांकि पूरी तरीके से अभी ये नहीं आया, तो ये सारी जनरेशन है इसकी, जो वन बाय वन जो है अपग्रेड आपकी होती जा रही है। जब 2G चलता था तो इसका हार्डवेयर कम था, एक आईसी आती थी है बस, उसी से जो है काम हो जाता था। फिर 3G हुआ, फिर हार्डवेयर थोड़ा इसकी आईसी और बढ़ गई, 4G हुआ तो और कुछ आईसी बढ़ गई, 5G होगा तो उसमें कुछ और चेंजेस जो है आया होगा। ठीक है, अब देखो, बात ऐसी होती है कि जितनी भी आपकी सिम है, चाहे आपकी सिम मान लीजिए आपकी जियो की सिम है, ये जो जियो की सिम है, ये अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे आपकी चलती हैं। ठीक है ना, तो कोई तो कितने पे चलती है, एक तो 850, एक के साथ चलती है आपकी 2500, और एक कुछ ऐसे ही चलती है शायद 2100 के आसपास। अब देखो, जो ये फ्रीक्वेंसी होती है ना आपकी, इन फ्रीक्वेंसी के अपने अपने एक बैंड होते हैं। जैसे कि देखिए, जो ये आपको 850 है, ये B5 के अंडर आता है आपका, यानी कि जो बैंड 5 है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है आपकी 850 मेगाहर्ट्ज होती है, MHz इसको बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको देखिए कुछ टर्म्स लिखूंगा जो ज्यादातर जो है इसमें आपकी यूज होंगी। कहीं पे देखिए, अगर जो है आपको बी लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब होता है आपका बैंड। अब बैंड से क्या मतलब है आपका, कि एक किसी फ्रीक्वेंसी की आइडेंटिटी, ये कुछ इस तरीके से है जैसे पहले कि आपका एफएम चलता था, तो बोलते थे कि इतने इतने मेगाहर्ट्ज पे जो है मतलब ये एफएम आपका चलेगा। तो वो एक फ्रीक्वेंसी बैंड है आपका, कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे जो है आपका ये चल रहा है। तो कहीं पे अगर आपको जो है बैंड लिखा दिखाई दे, तो ये इनका मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी को एक आइडेंटिटी दी गई है आपके, कि कितनी फ्रीक्वेंसी को किस आइडेंटिटी से जो है डिनोट किया जाए। उसके बाद कहीं पर जो है आपको अगर ऐसा लिखा दिखाई दे TX, तो इसका मतलब होता है आपका ट्रांसमिट। RX होता है कहीं पे लिखा हुआ आपका, तो इसका मतलब होता है आपका रिसीव। इसके बाद आपको कहीं पर जो है अगर आपको दिख रहा है PRX, इसका मतलब होता है आपका प्राइमरी रिसीव। और जो इसमें आगे कहीं पे आपको दिख रहा है DRX, तो इसको बोलते हैं हम डाइवर्सिटी रिसीव। डाइवर्सिटी रिसीव।
इसी के साथ में कहीं पर अगर आपको जो है एल भी लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है आपका लोअर बैंड। अब ये जो लोअर बैंड होता है ये लाई करते हैं आपके 850 से 950 मेगाहर्ट्ज के बीच में, ठीक है। इसके बाद कहीं पे आपको एम भी लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है आपका मीडियम बैंड। मीडियम बैंड ये आपके लाई करते हैं आपके 1800 से 1950 मेगाहर्ट्ज के बीच में। कहीं पर अगर आपका जो है एच भी लिखा आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है आपका हायर बैंड, जिस पर जो है जितनी भी आपकी 4G सिमें हैं वो सब चलती हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी रहती है आपकी 2100 मेगाहर्ट्ज से ऊपर की जितनी भी आपकी फ्रीक्वेंसी है वो सब जो है आपके हायर बैंड में ही आती है, ठीक है। तो कहीं पे आपको एल भी लिखा दिखाई देता है इसका मतलब है आपका लोअर बैंड। एम भी लिखा दिखाई देता है इसका मतलब है जो आपका मीडियम बैंड। कहीं पे एच भी लिखा दिखाई देता है आपका तो इसका मतलब है हायर बैंड आपका। तो सिंपल सिंपल से एक बात है। अब देखिए अगर आप देखोगे तो जितनी भी देखिए आपकी सिम होती हैं तो हर सिम की जो है अपनी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे कि आपकी जियो की अलग, वोडाफोन की अलग, और वी जो है वी आई तो एक ही है, इसके BSNL की अलग, तो हर के एयरटेल की अलग। तो ये क्या है कि इनका ये अलग अलग जो है फ्रीक्वेंसीज पे काम करती हैं आपके सारे। चलिए अभी जो इसमें और कुछ टर्म्स यूज होती हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूँ उनके क्या क्या मतलब होते हैं। कहीं पे आपका यू लिखा दिखाई दे तो इसका आपको पता ही है। यू का मतलब कि वहां पे एक आईसी की बात हो रही है। कहीं पर अगर आपका जो है ये लिखा दिखाई दे रहा है आपको RFFEM, इसका मतलब होता है आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड मॉड्यूल, ठीक है। कहीं पर अगर जो है आपको ये दिखाई दे रहा है PRX मैंने आपको बताई दिया। कहीं पे आपको SW लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है आपका वहां पे कोई स्विच यूज किया गया है। कहीं पे अगर आपको जो है GSM लिखा दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब होता है आपका ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। वैसे तो ना कोई मतलब इतना है नहीं लेकिन एटलीस्ट आपको जो है पता होना जरूरी है। कहीं पे अगर आपका जो है CDMA लिखा हुआ है आपका तो इसका मतलब है आपका कोड डिविजनल मल्टीपल एक्सेस। इन सब के मतलब बताऊंगा कहाँ इनका यूज है कहाँ नहीं है, सारी चीजें आगे जब देखो आप सिस्टमेटिक रीड करोगे तो वहां पे ये सब चीजें आएंगी ऐसे ऐसे लिखी हुई। अब अगर पहले से ही हमें इनके बारे में पता होगा तो इनको अच्छे से हम समझ भी लेंगे, अगर नहीं पता होगा तो फिर कहाँ से समझेंगे। चलो कहीं पर आपको जो है अगर UMTS लिखा दिखाई दे तो इसका मतलब होता है आपका यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। और इसके बाद कहीं पे LT दिख रहा है आपको लिखा हुआ तो LT का तो आपको मतलब पता ही होगा आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ये 4G के लिए आपका यूज होता है। 4G कहीं पे आपको जो है TD-LT दिख रहा है लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है आपका टाइम डिविजन डुप्लेक्सिंग, और जो आपका LTE है इसका मतलब वही होता है आपका लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। कहीं पर अगर आपको जो है FDD-LTE दिख रहा है लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी डुप्लेक्स है, फ्रीक्वेंसी डिविजनल डुप्लेक्सिंग। और LT का मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। अब ये देखो है क्या चीज, जैसे आपका देखो आपके पहले के जो फोन आते थे तो उसमें एक ऐप डालना पड़ता था, नेट को ऑन करना पड़ता था, तो एक जनरेशन वो थी। लेकिन अभी के जो फोन देखोगे तो उसमें वोल्टी आता है ऑलरेडी। तो अभी की जनरेशन आपकी वो चल रही है जो TD-LT है, ये तो उसमें था कि जब आपको नेट ऑन करके रखना पड़ता था, एक इसकी ऐप भी रखनी पड़ती थी। और जो ये FDD है आपका ये अब चलता है, यानी कि जो आपकी वोल्टी सर्विस है ये इसमें चलता है आपका। तो ये कुछ नाम हैं जो ज्यादातर जो है सिमेट्रिक डायग्राम में आपको मिलेंगे देखने को। कहीं पर आपको HSPA भी दिख सकता है लिखा हुआ। HSPA इसका मतलब होता है आपका हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, इंटरनेट के लिए जो है आपका यूज होता है।
चलिए आगे बात करते हैं। अब जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि जितनी भी आपकी सिमें होती हैं, हर सिम की जो है अपनी फ्रीक्वेंसी, स्पेसिफिक एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। और हर सिम 2G के लिए अलग करती है, 3G के लिए अलग करती है और 4G के लिए अलग बैंड का यूज करती है। बैंड से समझ में आता है, अगर जो बैंड है आपका, यानी बैंड उस चीज को कहते हैं जिसमें एक फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिटी किया गया हो, कि अगर कहीं पे जो आपका B6 लिखा हुआ है तो इसके अंदर कुछ कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर मान लो कहीं पे आपका जो है 2100 लिखा हुआ है, 2100 मेगाहर्ट्ज, तो ये भी एक किसी ना किसी बैंड के अंडर आता होगा, जैसे कि ये शायद B1 के अंडर में आता है, बैंड 1 के। तो बैंड 1 का मतलब बेसिकली क्या है कि इस फ्रीक्वेंसी को एक आइडेंटिटी दे दी गई है कि भाई इतने मतलब इस बैंड पर ये फ्रीक्वेंसी काम करती है आपकी। तो अब देखिए मैं यहाँ पे जो है कुछ बैंड्स और उनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो इंडिया है यहाँ पे कौन कौन सी चलती है और कौन कौन सी सिम क्या क्या यूज करती है। क्योंकि देखिए बात ऐसी है, आपने एक चीज देखा होगा, बहुत सी बार ऐसा होता है आपका कि आपकी जियो चल रही है, एयरटेल नहीं चल रही, या फिर एयरटेल का इंटरनेट नहीं चल रहा, या फिर एयरटेल आपकी 2G चल रही है, ठीक है, या फिर आपकी जियो नहीं चल रही, बाकी सिमें चल रही है। ये सब प्रॉब्लम क्यों आती है? तो अब देखो उन सब के आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएंगे, इसलिए इसको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो है मैं कुछ फ्रीक्वेंसीज जो है मैं लिखवाता हूँ विद बैंड के साथ आपको। जैसे कि जो आपका B2 होता, वैसे तो देखो बैंड आपके बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, लेकिन जितने अपने इंडिया में चलते हैं तो हम उन्हीं के बारे में जो है बात करेंगे। तो B2 जो है आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1900 मेगाहर्ट्ज, 1900 मेगाहर्ट्ज। इसके बाद जो आपका B1 होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2100 मेगाहर्ट्ज होती है। और जो ये आपका यहाँ पर B2 है, ये MB के अंडर में आता है, मीडियम बैंड के। और जो ये आपका B1 है, ये आपका HB के अंडर में आता है, जो हायर बैंड के। उसके बाद B3, जो बैंड 3 है आपका, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है आपकी 1800 मेगाहर्ट्ज। और ये जो 1800 आता है, ये भी आपका मीडियम बैंड के अंडर में आता है। उसके बाद में आपका B5, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी 850, जैसे मैंने आपको लिखवाया भी था, मेगाहर्ट्ज। और ये आपका जो आता है, ये LB के अंडर में आता है। तो कहीं पे अगर आपका ऐसा लिखा हुआ हो GSM LB B5, ऐसे ऐसे मिलते होंगे आपको, देखने को सिमेटिक में मिलते हैं नहीं मिलते? बताओ, किसी भाई ने अगर थोड़ा बहुत सर्च किया हो तो ऐसे ऐसे लिखे दिखते होंगे आपको। जी सर। जी अब देखो सर। इसका मतलब आ रहा है आपका कि देखो, एक जो फ्रीक्वेंसी है वो मल्टीपल जनरेशन के लिए काम कर सकती है। इसका बात है, क्या मतलब है आपका कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर GSM आ गया तो ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी 2nd जनरेशन के लिए काम में ला रही है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ होता आपका LTE LB B5, तो इसका मतलब होता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी 4G के लिए यहाँ पे काम पे लाई जा रही है। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ होता है आपका UMTS LB B5, तो इसका मतलब है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी बैंड 5, ये आपकी 3G के लिए यूज में लाई जा रही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो B5 मैंने यहाँ पे लिखवा दिया। अब B7 की अगर हम बात करें, तो जो इसमें B7 है वो आपका 2600 मेगाहर्ट्ज होता है। B8 आपका ये होता है आपका 900 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका B40, ये होता है आपका 2300 मेगाहर्ट्ज।
B41 ये सबसे मोस्ट पॉपुलर आपके वो बैंड हैं जिन पे ज्यादातर आपकी जियो एयरटेल वगैरह इनका 4G चलता है। ये हुआ आपका 2500 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसीज आपको लिखवाई, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि आगे काम आएगी आपके, जब आगे हम ट्रेसिंग करेंगे कि कौन सा बैंड फिल्टर किसके लिए जो है काम कर रहा है। सर B7 ये हायर बैंड में आता है ना 2600 मेगाहर्ट्ज। हाँ ये आपका हायर बैंड में आएगा, ये HB में HB आएगा आपका, ये BF लोअर बैंड। LV में आएगा आपका, ये भी HB में, और ये भी आपका HB में। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिखवाया था कि जो आपका 850 से 950 है वो आपका LV के अंडर में, जो आपका 1800 से 1950 है वो आपका MB में, फिर 2100 से ऊपर का जो भी है आपका वो सब HB में। क्लियर? जी सर। आगे बढ़ते हैं। सर इसमें B6 नहीं है? 1 है 2 3 4 बिल्कुल है 5 सर। 6। नहीं इसमें B6 भी है, B7 8 9 सब है, लेकिन उन जो यहाँ पे आपके चलते हैं इंडिया में मैंने वो लिखवाए बस आपको। हाँ इंटरनेशनल ठीक होते हैं है। वो। हाँ जो मतलब अगर इसमें मिलेंगे सारे, अगर आप विकिपीडिया पे देखो कम से कम 700-800 बैंड मिल जाएंगे आपको, तो सब अलग अलग ओके उसके लिए काम करते हैं आपके, जो हमारे यहाँ पे चलते हैं हम तो उसी के बारे में बात करेंगे ना। ओके। अश्विनी सर, हाँ बताइए। जो हमारे इंडिया में ये मोबाइल आते हैं, हम्म। क्या उनमें भी इंटरनेशनल बैंड के साथ आते हैं कि खाली जो अपने इंडिया के बैंड है बस वही होते हैं? नहीं इंटरनेशनल बैंड होते हैं पर उनको अनलॉक करना पड़ता है, अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन देखोगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि हाँ उसमें कि लॉक किया हुआ कौन होता है ना कौन सर। से बैंड को जो है वो सपोर्ट वो सारे ही करता है, लेकिन वो बस कंट्री के अकॉर्डिंग जो उनको मतलब एनेबल करके रखते हैं, बाकी सब लोग। मतलब कंट्री अनलॉक यही तो है ना सर? हाँ। अब देखिए थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि इंडिया में इनमें से कौन कौन से बैंड किस किस के लिए जो है काम करते हैं। गलत लिख दिया। ठीक है, देखो जो इंडिया में मोस्टली जो आपके 2G या फिर आपका GSM बैंड जो होते हैं आपके, जिसको हम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल बोलते हैं, वो आपके होते हैं GSM 900 मेगाहर्ट्ज, ये इन पर आपकी ज्यादा सिम चलती है, और GSM 1800 मेगाहर्ट्ज, ये दो ऐसे फ्रीक्वेंसी बैंड हैं जिन पे जो है आपके 2G सिम जो है काम करती है। अब जो ये आपका 900 है कौन से बैंड के अंडर में आता है? B8 के। LB। LB तो है, लेकिन वो बैंड की भी तो अंडर आता है ना, ये B8 के अंडर में आता है। और जो ये आपका 1800 है ये कौन से बैंड के अंडर में आता है? बोलो। MB सर। MB तो MB है। MB B3 सर। B3 B3, हाँ B3 में। B3 के अंडर में आता है आपका 1800 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 2G के लिए जो आपकी सिमें चलती हैं तो वो यहाँ पे इन बैंड का सबसे ज्यादा यूज करती हैं। अब देखो ये सब चीजें मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, ये सारी चीजों का भी मतलब है, और वो मतलब अभी आपको आगे लगेगा पता, बस अभी बस थोड़ा सा आप देखते जाओ। हो सकता है कि ये सब चीजें आपके लिए नहीं हो, लेकिन इसेमेटिक पूरा रीड करना आ जाएगा अगर आपको इनका मतलब पता चल गया कि क्या 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 वहां पे लिखी हुई होती है, क्या क्या इनके मतलब है। आगे बात करते हैं 3G या फिर UMTS। ठीक है, तो इसमें जो आपके बैंड यूज होते हैं, एक तो होता है आपका UMTS 900। देखो यहाँ पे UMTS है, इट मीन दैट कि ये जो बैंड है आपका 3G के लिए यूज हो रहा है आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका GSM होता तो ये 2G के लिए यूज हो रहा होता आपका, हालांकि ये 3G के लिए अब चलता नहीं, पहले चलता था। अब जो आपका चलता है 3G के लिए वो चलता है आपका UMTS 2100, ये सबसे ज्यादा चलता है, सारी सिम इसी का यूज करती हैं। अब देखिए 900 है जो आपका, ये भी आपका B8 के अंडर में आएगा। अब देखो B8 लिखा हुआ है तो आपको तो इसकी फ्रीक्वेंसी का पता है, ये तो नहीं पता कि वो कौन सी जनरेशन के लिए काम कर रहा है, तो उसके आगे ये लिखा होना जरूरी है। या तो सिमेटिक में भी ऐसा ही होगा आपका, UMTS होगा या फिर GSM होगा या फिर आपका LT होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो और जो ये आपका 2100 है ये आपका आता है किसके अंडर में? B1 के अंडर में। तो ये 3G की बात हुई। 4G की देखिए यहाँ पे हम बात करें तो वो भी देखिएगा आप।
B7 4G की देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें जो यहाँ पे आपके बैंड यूज होते हैं वो होते हैं आपके LTE। अब देखो यहाँ पे LTE जुड़ गया आपका, वहां पे क्या था UMTS और उससे पहले क्या था आपका GSM। तो ये है आपका LT 850 और ये 850 कितने कौन से बैंड के अंडर में आता है? B5। B5 B5 के अंडर में आता है आपका। तो इनको याद रखो, ये छोटे छोटे से लगे हुए नहीं होते आपके फोन में ब्लैक ब्लैक से। तो बहुत सी बार ये दिक्कत आती है आपकी कि एक सिम चल रही है, एक का नेट नहीं चल रहा है, एक का 2G चल रहा है। तो ये वही है सारी चीजें। उसके बाद जो 4G में आपके यूज होते हैं LTE 900। ये है आप कौन से बैंड के अंडर में? B8 के। B8 हम्म। उसके बाद LTE 1800। हालांकि ये इसको तो जियो यूज करती है, मैं भी आपको आगे बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें काम के हैं आपके। 1800 B3 में जाता LTE 1800 ये आपका होगा B3। है। LTE 2100। देखो यहाँ पे 4G के कितने सारे यहाँ पे बैंड है। ये कौन सा है एक आपका? B1 B1। B1 LTE 40। LTE 40 फ्रीक्वेंसी बता दो। LTE ठीक है 2400 ना 2300 2300 मेगाहर्ट्ज। 2300 B14 ठीक है। और B41 भी बता दो। 2500 हाँ बिल्कुल। LTE B41 इसकी जो फ्रीक्वेंसी है आपकी 2500। 2500 अब सबसे ज्यादा जो बैंड चलते हैं ना आपके 4G के लिए, आपका एक तो ये चलेगा, एक 10 ये चलेगा, और एक जो है आपका ये चलेगा। ये सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे देखने को ज्यादातर सिमों में। तो अब देखो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे एक चीज लिख दी कि थोड़ा थोड़ा तो हमें ये आइडिया हो गया कि भाई इंडिया में 4G के बैंड कौन कौन से चलते हैं, 3G के बैंड कौन कौन से चलते हैं, और जो है आपके 2G के बैंड कौन कौन से चलते हैं। अब देखो अगर हमें इतना तो हमें चलो पता चल गया, अगर हमें स्पेसिफिक ये पता चल जाए कि ये सिम इस बैंड को यूज कर रही है, तो फिर तो हमारे लिए और भी आसान हो जाएगा उसको ट्रेस करना। अगर मान लो कोई, जैसे मान के चलो कि आपकी जो VI है उसका 2G नहीं चल रहा, तो हम सबसे पहले तो ये पकड़े, हमें पता होगा कि ये इसका जो 2G है, मतलब जो VI है, वो इसका यूज करती है। एज एन एग्जांपल B1 और B8 का यूज करती है। अब हम जो हमारा मदरबोर्ड है उसमें हम पकड़ेंगे जो ये आपका B1 और B8 का जो बैंड फिल्टर है, और इसको जो है एक बार चेक करेंगे। अभी देखो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। ये ज्यादातर उसमें काम आएगा आपको जब आपका नो सर्विस की प्रॉब्लम हो आपकी, और इस तरह की ज्यादा प्रॉब्लम हो कि आपकी एयरटेल चल रही है जियो नहीं चल रही, तो वहां पे सबसे ज्यादा आपको हेल्पफुल होगा। ऐसा हो कि आपकी कॉल आ रही है लेकिन जा नहीं रही, तो ऐसी ऐसी जगह पे आएगा ये काम। अब चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता के चलता हूँ कि कौन कौन सी सिम जो है कौन कौन सा काम करती है, किस कौन फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक चार्ट जो है ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर आपका जो है 2G, यहाँ पे जो आपका 3G, और यहाँ पे जो है आपका 4G। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं VI की, जो आपका वोडाफोन आइडिया है। तो ये देखिए जो 2G के लिए यहाँ पे यूज करता है बैंड, वो ये करता है आपका 900 और जो है आपका 1800। बैंड का नाम भी बता दो ना, 900 कौन सा है आपका? 900 B8 B8। और 1800 कौन सा है? B3 सर 1800 है B3 B3 1800 B3 बिल्कुल। 3G के लिए देखिए यूज करता है यहाँ पर 2100 मेगाहर्ट्ज। कौन सा है? 2100 B1 सर B1 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 बैंड 1 होगा आपका है। लेकिन एक B1 ये इसके अच्छा, ये बताओ इतना तो लिखा हुआ होगा इसमें आपका HB B1, लेकिन यहाँ पे क्या होगा लिखा हुआ इससे पहले? तो GSM
UMTS UMTS, क्योंकि जो UMTS है वो 3G को डिनोट करता है आपका। GSM जहाँ पे होगा ये आपका 2G को जो है वो करेगा डिनोट। भाई थोड़ा माइक वाइक का ध्यान दे, नॉइस आ रहा है। चलिए आगे देखिएगा, जो इसमें 4G के लिए जो है आपकी VI यूज करती है वो यूज करती है आपका B3 का और B40 का और जो है आपका B41 का। B3 1800 बस ये चार्ट इम्पोर्टेंट है भाई, इसी के ऊपर पूरा नेटवर्क सेक्शन है, बस ये समझ लेना। B40 एयरटेल की बात करते हैं। एयरटेल की देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये सेम ही यूज करते हैं यहाँ पे आपका B8 और B3 सेम करते हैं यहाँ पे यूज आपका 2G के लिए। 3G इसका अब नहीं है, पहले चलता था। 4G के लिए जो ये यूज करती है यहाँ पर वो ये यूज करती है आपका B3 और B1 और जो है आपका B40। अब देखो बात ऐसी ही है, B3 इसमें है, B3 इसमें है, तो एक ही बैंड फिल्टर से दोनों सिम चल रही है। B41 अलग है, B40 इसमें है और B40 इसमें है, तो ये भी है। अगर मान लो देखो एक बात समझना आप, इसके जो है यहाँ पर जो है ये मान के चलो कि इसके 2 बैंड फिल्टर खराब हो जाएं आपके, ठीक है, ये 2 बैंड फिल्टर खराब हो गए तो तब भी एक बैंड पे यहाँ पे आपके काम कर जाएगी। अगर आपका ये 41 भी खराब हो गया तो अगर B3 के वहां पे नेटवर्क हो गए तो B3 पे भी काम कर जाएगी आपकी। ये सारी चीजें मैं देखो अभी समझाऊंगा आपको आगे। चलिए आगे देखिए, ये बात हुई एयरटेल की। जियो की बात करते हैं। सर ये कैसे पता चलेगा कि जियो ये बैंड यूज कर रहा है और एयरटेल इस बैंड का यूज? इसके लिए तो भाई बहुत मैंने रिसर्च करी, अगर आप ऐसे सर्च मारोगे ना तो ऐसे पता ही नहीं चलने का। लेकिन अगर आप हाँ एक इसमें लगाओगे थोड़ा टाइम तो आपको पता चल जाएगा कि जियो किस किस का यूज करता है। ये बहुत रिसर्च करके डाटा निकाली, अगर मान लो गूगल पे आप लिखोगे ना तो गूगल तो पता नहीं जी क्या सर, क्या बताएगा आपको। वही लेकिन तो सर। खुद लेकिन देखना सर्च मार के सारे आपको यही मिलेंगे बैंड, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी इसमें टाइम दे रखा है, इसलिए मैंने ये सारे नोट्स बना रखे हैं कि आपको इधर घूमना ना पड़े। जी सर। जियो 2G नहीं यूज करता, 3G भी नहीं यूज करता। ये 4G चलता है इसका, और 4G आपका कौन कौन सा बैंड पे चलता है, एक तो आपका B5 पर चलता है, B3 पर चलता है और B41 B40 पर चलता है आपका, ठीक है। अब एक सिम यहाँ पे हमारी और रह जाती है, BSNL और MTNL। BSNL और MTNL 2G, इसका जो 2G है वो सेम है, यानी कि B8 और B3। अब देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो B8 B3 ये सब में से है। इन सब में अगर मान लो इनमें से दोनों खराब हो जाए ना तो ये सारी के साथ सबके जो है वो बंद होंगे 2G। लेकिन 4G चल जाएंगे नहीं, क्योंकि 4G में बैंड डिफरेंट डिफरेंट था आपके। क्योंकि अगर आप यहाँ 2G पे देखोगे जितनी भी सिम है वो सेम यूज कर रही है। मान लो अगर आप B8 आपका B3 खराब हो जाए तो VI का भी 2G बंद, एयरटेल का भी 2G बंद और इसका भी 2G बंद। बाकी के चल जाएंगे, 3G की वहां पे रेंज होगी 3G चल जाएगा। तो ऐसे होता है देखो आपका, अगर मान के चलो कि अगर ये आपकी सिम है VI है और इसके तीनों बैंड खराब है आपके, B3 भी खराब है, B41 भी खराब है, B41 भी खराब है और B40 भी खराब है आपका, तो 4G को तो यहाँ पे डिटेक्ट करेगा ही नहीं। तो ये जो यहाँ पे चलेगा फिर आपका एक तो जो है यहाँ पे 3G पर ये काम कर सकता है और 2G पर आपका काम कर सकता है। तो ऐसा है। हालांकि देखिए वो तो डिपेंड करता है उसके फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के ऊपर, कि आपके जैसे देखो B3 आपका यहाँ भी, अगर B3 मान लो ये खराब है तो फिर तो ये भी आपका खराब ही होगा, क्योंकि बैंड तो एक ही है। फर्क तो उसके एम्पलीट्यूड में आता है ना फ्रीक्वेंसी के, उसी से उसकी जनरेशन बदलती है। तो बैंड तो एक ही आपका, इसी से ही आपका 4G भी पास हो रहा है, इसी से ही आपका 2G पास हो रहा है। तो मान के चलते चलो B3 इसमें से खराब हो गया तो B8 तो फिर भी बच रहा है।
और अगर वहां पे आपकी B8 की फ्रीक्वेंसी होगी तो 2G इसमें चल जाएगा, लेकिन इधर अगर ये बाकी खराब है तो 4G नहीं चलेगा आपका। चलो इसको मैं आपको आगे समझाता हूँ। और जो इसका 3G है भाई, 3G के लिए भी सेम आपकी यूज करती है 2100 B1, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज। 4G के लिए ये 4 बैंड का यूज करती है। कौन कौन से का यूज करती है इसमें? आपका B1, B5 और आपका B40, B3 और B41, B41, ठीक है। अच्छा अगर देखो यहाँ से मान के चलते हैं, आपका यहाँ पे जो हमारे 2 बैंड फिल्टर लगे हुए हैं, एक काम कर रहा है आपका B41 के लिए और एक काम कर रहा है आपका B40 के लिए, ठीक है। तो और ये दोनों आपके जो है खराब हो जाए, या फिर एक बैंड इसमें B3 का भी खराब हो जाए, ठीक है। तो कौन कौन सी सिम बंद होंगी? एक तो यह बंद हो जाएगी आपकी इसका 4G बंद, क्योंकि B3 खराब है, B40 भी खराब है और जो आपका B41 भी खराब है, तो VI बंद हो जाएगी। उसके एयरटेल बाद भी बंद। एयरटेल में B3 है, B1 नहीं भाई, एयरटेल चल जाएगी क्योंकि इसमें B1 तो है, B40 खराब है। तो अगर वहां पे B1 के नेटवर्क है तो एयरटेल चल जाएगी 4G इसकी। जियो की बात करें तो अगर वहां पे B5 है, चलो ये 2 खराब है आपके, तो ये भी चल जाएगी आपकी। इसमें से कौन कौन सा चल जाएगा आपका? इसमें तो B1 भी है, B5 भी है, और चलो ये 2 खराब हो गए तो ये भी चल जाएगी। तो अब लगा ना पता कि मान लो कभी ऐसा होता है आपका कि एक सिम चल रही है, एक सिम नहीं चल रही, तो ये वो रीजन होता है देखो इसका। ओ सर जी। समझ में आना ये चीज? यस। जी सर। अब इस चीज का चाहे आप स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि पूरे सिमेट्रिक डायग्राम पे यही चलेगा आपका। वही तो सर, कभी कभार कोई सिम चलता था, कोई सिम नहीं चलता था, यही कारण। अभी देखो आपको लग जाएगा इसका पूरा का पूरा रीजन पता। मैं चाहूंगा कि आप जो मैंने अभी ये सब आपको कराया, तो इन सबको आप माइंड में रखे बस कि कौन सी सिम किस किस का यूज करती है। चलिए ये तो इसका था थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट। अब चलते हैं हम इसके थोड़ा सा कि कौन सी ऐसी क्या काम करती है, किसको हम क्या बोलते हैं। एक चीज थोड़ा सा मैं और भी यहाँ पे आपको बता करके चलूं। देखो जो आपका नेटवर्क सेक्शन होता है, ये ज्यादातर जो वोल्टेजेस को यूज करता है, जो इसकी वोल्टेजेस होती हैं, एक तो इसमें ये VPH का यूज करता है, एक जो है आपका IO 1.8 वोल्ट का यूज करता है, एक ही आपका VREG 1.8 और 1.0 इसका ज्यादातर यूज करता है। तो ये ऐसी वोल्टेजेस हैं जो नेटवर्क सेक्शन में ज्यादातर चलती हैं। ज्यादातर फोनों में ऐसा होता है आपका कि एक तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ पे 2GPA होगा, जिसपे यहाँ पे एक छोटा सा RF लिखा हुआ होता है और इस तरीके से एक इस पे आइकन सा बना हुआ होता है। तो एक तो ज्यादातर फोन जो है 2GPF RF का यूज करते हैं। फिर एक यहाँ पर जो आपका PFO होता है लगा हुआ, उसकी शेप इस ब्रिक टाइप की होती है। और इसके बाद एक आपकी 4G IC होती है, ठीक है। लेकिन सैमसंग में ये डबल डबल है थोड़ा भाई। वो क्या है उसमें कि पहले यहाँ पे आपका 2GPF लगा होगा, फिर इसका यहाँ पे एक PFO लगा हुआ होगा, फिर एक 3G RF लगा हुआ होगा, फिर उसका एक PFO लगा हुआ होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक फिर ट्रांसीवर IC उसमें लगती है। जो ट्रांसीवर IC, देखो जो ये RF है ये तो काम करता है आपका 2G के लिए, ये जो PFO है ये 2G और 3G इन दो के लिए काम करता है। और 4G के लिए ये कुछ IC होती हैं, जैसे कि आपकी WTR IC हुई, ये भी 4G के लिए आप ही काम करती है। ट्रांसीवर IC हुई जो सैमसंग में लगती है, ये भी आपकी जो है काम इसे 4G के लिए भी काम करती है। एक IC और आती है भाई, जो नाम बताओ जो कॉल। SDR। SDR IC होती है आपकी। तो ये जो SDR IC होती है बेसिकली ये 2 WTR का कॉम्बिनेशन होता है आपका, यानी कि 2 WTR इसके अंदर पैरेलल होती हैं लगी हुई। ये ज्यादातर SDR उसमें लगते हैं जो आपके 4G को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं सर आपको और दिखाता हूँ यहाँ। हाँ बताइए। बेस बैंड प्रोसेस उसी में है सर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हाँ बोलिए। सर, बेस बैंड
आईसी में है ना, आपका लाइन डिस्टर्ब है पूरा। मैं समझ गया आपके बात। हाँ, होता है। इसमें एचडीआर आईसी में बेस बैंड होता है आपका। मीडिया टेक में एक MT बेस 6 करके एक आईसी होती है, इसमें भी आपका, इसको बेस बैंड आईसी बोलते हैं, इसमें बेस बैंड होता है आपका। लेकिन जो WTR आईसी होती है, इसमें जी जो बेस बैंड होता है वो सीपीयू के साथ काम करता है आपका, खाली इसी में बेस बैंड नहीं होता आपका। उसी तरीके से सेम ट्रांसीवर में है, इसका जो बेस बैंड रहता है वो सीपीयू में होता है आपका। अब देखो, इसके अलावा जो यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन आपका यूज करता है, ये 2 तरह के स्विच का यूज करता है। उन स्विचेस के जो नाम है, PRX और DRX। ये 2 तरह के ऐसे स्विच है जो आपके फोन में लगे हुए होते हैं। आप जो है बस 2 मिनट का मुझे टाइम दे, मैं जस्ट अभी आया। इतना आप आपस में कुछ डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं। नेटवर्क में सबसे ज्यादा वीक नेटवर्क फंसता है हमारा, और किसी बार का फंसता है। जी जी, फंसता है, वीक नेटवर्क बहुत होता है, इस मसला होता है। जो एकदम से नेटवर्क गायब हो जाता है उसको जाता है WTR चेंज करने के बाद। लेकिन वीक नेटवर्क बहुत ज्यादा फंसता है, बाजार में रहता है, गांव में नहीं रहता, इस टाइप वाला। हाँ, वीक नेटवर्क बहुत है। नो सर्विस वीक नेट। और एक जो ऊपर सिग्नल की जगह वो गोल सा देरा बना होता है, वो भी ज्यादा होता है। कभी नो, आता है और कभी चला जाता है। हाँ ये भी फंसता है, कभी आता है कभी चला जाता है। हाँ, कभी अच्छे से होता है, कभी नहीं होता है। वो तो नो सर्विस का प्रॉब्लम हुआ, जो गोल होता है। हमारा एक नेटवर्क फंसा हुआ है इसका, नोट 4 का। उसमें तो सिग्नल बहुत रहता है, लेकिन इसमें क्या है, जब फोन किया नेट चलाएंगे तो चल चल भी जाता है, लेकिन फोन करेंगे ना तो एक बार आवाज आएगी, फिर कट जाएगा, फिर आवाज आएगी। नेटवर्क लो हो जाएगा। इसी स्विच की प्रॉब्लम है, जो है डाइवर्सिटी रिसीव है। इसको ही एक्सप्लेन करता हूँ मैं। देखो, जो आपका फोन होता है, ये 2 तरीके के यहाँ पे आपके स्विच यूज करता है। एक तो होता है इसमें आपका PRX, जिसको हम प्राइमरी रिसीव स्विच बोलते हैं। एक होता है इसमें आपका DRX, जिसको जो है हम डाइवर्सिटी रिसीव स्विच बोलते हैं। देखिए, जो ये डाइवर्सिटी रिसीव स्विच है, ये आपका काम करता है जब आप कोई कॉलिंग करते हैं या फिर आपके पास जो है कॉलिंग आती है। इसको पहचानने का तरीका, एक इस तरह की एक आईसी होती है लगी हुई, इस तरह की, और इससे एक दूसरा एंटीना जुड़ा हुआ होता है, सेकेंडरी एक एंटीना, इस तरीके से। तो इसकी लाइन इससे होती है जुड़ी हुई इस आईसी से। तो यही आईसी आपकी डाइवर्सिटी रिसीव स्विच होती है। इसका काम होता है आपका कि देखिए, जब आपके पास कोई कॉल आए तो उस कॉल को जो है एनहेंस करने का ऐसा काम होता है, आपके इधर से कॉल ट्रांसमिट करना और रिसीव करना। अगर ये इस खराब हो जाए आपका डाइवर्सिटी रिसीव, तो तब इस तरह की आपकी जो है प्रॉब्लम होती है। PRX क्या होता है आपका प्राइमरी रिसीव स्विच? प्राइमरी रिसीव स्विच बेसिकली क्या होता है, किस तरह की एक छोटी सी आईसी होती है, ठीक है, और ये काम करती है एक SPDT स्विच के थ्रू। किस तरीके से काम करती है? एक SPDT यानी कि एक सिलेक्टर की तरह। यहाँ पर आपकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं इस तरीके से। जैसे कि मान लो आपका जो फोन है वो 4G पर काम कर रहा है, जियोस में चल रही है, तो यहाँ पे आपका B5 है, ठीक है, और यहाँ पे आपका B3 है, और यहाँ पे आपका जो है इसी के साथ में B40 है। अगर आपने 4G सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, अगर 2G अपने फोन में सेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे फिर ये अलग हो जाएंगे आपके, फिर आपके 2G तो खैर इसका होता ही नहीं। तो ये जो आपका B40 प्राइमरी रिसीव स्विच होता है, यहाँ से क्या करता है कि
इसको जो भी जिस भी यहाँ पे नेटवर्क की स्ट्रेंथ इसको ज्यादा लगती है, ये उसी पे उसको शिफ्ट मार देता है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपने ऑटो को रखा है यहाँ पर, तो अगर इसको लगेगा कि भाई ये सिग्नल वीक है आपके, B5 B3 ये वीक है, तो इसको, और इसको लग रहा है कि 2G के जो बैंड है आपके, जैसे कि आपका ये हुआ B8, इसको लगा कि B8 स्ट्रॉन्ग है, आपने ऑटो को रखा है, जियो तो खैर काम नहीं करता लेकिन जो सिम काम करती है, तो ये इसको, और ये इसको लग रहा है कि 4G वीक है, तो इसको इस पे शिफ्ट मार देगा आपका 2G पे। आपने देखा है ना, आपका फोन बार बार चेंज करता रहता है अगर वो ऑटो पे लगा हुआ है, कभी 3G कभी 4G, इस तरीके से देखा होगा इस चीज को आपने। जी देख सर, देख होता है। वो जो होता है आपका, वो इसी स्विच की वजह से होता है, इस स्विच को बोलते हैं प्राइमरी रिसीव स्विच। इसी, अब जब देखो इसको आप मैनुअल कर देते हैं ना, तो आप इसको फिक्स कर देते हो कि भाई तेरे को जो है इस B40 पर ही चलना है, तो ये कहेगा ठीक है मैं B40 पे ही चल लूंगा, फिर मुझे मतलब नहीं आपके फोन में नेटवर्क आए ना आए, बस ये फिर इसी को ही पकड़ के रखेगा, फिर ये कहीं और नहीं शिफ्ट मारने वाला। अगर आपने इसको मैनुअल मतलब खुद अपने उससे सेलेक्ट कर दिया, तो फिर इसका काम खत्म हो जाता है आपका। तो ये होता है आपका PRXC, जिसको प्राइमरी रिसीव बोलते हैं। एक बात यहाँ पे देखिए और आती है आपकी कि जो आपका 4G है, वो तो एक बैंड पे भी आपका काम कर सकता था, एक बैंड पे भी आपका काम कर सकता, लेकिन इसके 3-3 बैंड क्यों दिए गए, जैसे कि आपका B5 B3 B40, ये क्यों दिए गए? इनका देखिए रीजन यहाँ पे ये होता है आपका, जैसे देखिए मान लीजिए आपका एक टावर तो है यहाँ पर, ठीक है, और एक टावर है यहाँ पर, और एक टावर है यहाँ पर, और आप हो ये मान लीजिए ये जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है ये B5 की कर रहा है, और यहाँ पर मान लीजिए जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है ये B3 कर रहा है, और यहाँ पे जो ये कर रहा है ये B40 कर रहा है आपका। अब बात ऐसी है कि मान लीजिए आप यहाँ से इससे दूर चले गए, तो हर जो आपका टावर है उसकी रेंज होती है कुछ ना कुछ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जितनी भी है आपके। अब एक जगह जाकर वो आपका वीक भी पड़ना है नेटवर्क। अब जहाँ पे मान लीजिए वीक पड़ेगा और वहां पे ये इसके क्लोज आ गया आपका B3 के, तो आपका फोन इस B5 से हटा करके इसको इसको B5 पे B3 पे यहाँ पे शिफ्ट मार देगा। और ऐसा इसलिए होता है, जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी पहाड़ी में कहीं पे जाते हैं, तो जहाँ पे इनमें से जो भी आपको मिल जाए, मतलब ये एक अल्टरनेटिव है एक तरीके से, जिस तरीके से हमारे घर में लाइट और इन्वर्टर होता है ना, कि आपकी चलो लाइट चले गई तो इन्वर्टर से काम चल गया आपका। जिस तरीके से आपका लैपटॉप है या फिर आपका फोन है, आपने चार्ज किया तो बाकी बैटरी से चल गया, वही सेम चीज आपका यहाँ पर भी है कि मान लीजिए कहीं पर अगर आपका B5 नहीं है, तो अगर सिर्फ एक ही के ऊपर हम डिपेंड रहे, ध्यान से सुनो, अगर एक ही बैंड के ऊपर हम डिपेंड रहे, तो आप कहीं पहाड़ियों में चले गए और ये इसकी वहां तक कवरेज ही नहीं है, तो आपके फोन में नो सर्विस। अब कंपनी ये थोड़ी चाहेगी कि आपके फोन में नो सर्विस रहे, तो वहां पे इसलिए हर जगह एक अलग अलग बैंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करके रखती है। अगर मान लो उधर B3 है, तो चलो ये तो नो सर्विस हो गया, तो वो इस पे शिफ्ट मार देगी आपको, इससे काम हो जाएगा। ये भी नहीं है, उधर B40 पड़ा है, तो इस पे शिफ्ट मार देगी आपको, तो इससे काम हो जाएगा। तो इसलिए मल्टीपल जो है आपके दिए जाते हैं। क्लियर हुई ये बात? जी सर। सर एक जी बात, सर। हाँ बताइए। अगर इन्होंने सर जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 टावर लगे हैं, हम्म। तो ये 3 टावर में B5 B3 B40 करके मतलब अलग अलग बैंड दिए है ना सर। हम्म। जब इनको 3 ही टावर लगाना था, तो सर ये खाली एक ही मतलब वो बैंड भी तो दे सकते थे हर जगह B3 क्या इनका सर ये बैंड का रेंज भी होता है क्या ज्यादा कम? रेंज भी तो होती है ना, इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपने एक वर्ड सुना होगा। मतलब B5 से B3 का ज्यादा B40 का ज्यादा, इसीलिए हाँ तो ये अलग इनका, अलग दिए तो होंगे ना। देखो एक सिंपल सी बात है, एक फ्रीक्वेंसी है आपकी 900 मेगाहर्ट्ज, एक है आपकी 2500, तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी? 2500 वाले की। 2500। सिंपल सी एक बात है आपकी। ओके सर, तो ओके। वो यहाँ पे रीजन होता है आपका। तो सर इन्होंने हर जगह 2500 बैंड मतलब वो देना था, फिर इन्होंने ये कम क्यों दिया था सर? रीजन ये है, 2500 आप अगर दे दोगे तो उसे गवर्नमेंट तो अलाउ नहीं करती ना कि आप इतने इसको स्पेक्ट्रम का यूज करें। ओ, ये गवर्नमेंट के हिसाब से है ना सर हाँ स्पेक्ट्रम? आपने देखा होगा कि इसमें पहले कुछ ऐसा विवाद भी चला था स्पेक्ट्रम के ऊपर, कि ये ज्यादा यूज कर टू रहे जी हैं घोटाला, मतलब। 2G घोटाला ना क्या है ना बोल के सर। हाँ, इससे क्या होगा कि अगर हर जगह हर शहर, मान लो जैसे आपके शहर हैं, तो वहां पे 2500 नहीं यूज कर सकते क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है। गांव वगैरह के एरिया हैं, जहाँ दूर के एरिया, वहां पे यूज कर लेंगे इसको।
क्योंकि वो वहाँ रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन की वजह से, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी तो रेडिएशन भी तो उसका इतना ही ज्यादा होगा ना। तो ये एक सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब देखो मैं सारी चीजें आपको दिखाता हूँ ये किस किस तरह की जो है आपको दिखती हैं। पहले मैं आपको सारी आईसीज दिखा देता हूँ कि किस किस तरह की जो आईसीज आपके फोन में यूज होती हैं नेटवर्क के लिए। सर ये डीएसओ सारा फ्रीक्वेंसी मेजर कर लेती है क्या नेटवर्क सेक्शन की? नहीं कर सकता, वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो तो आपका सिर्फ 100 मेगाहर्ट्ज का है। वो सिर्फ 100 तक कर वही तो सकता है मेजर, और ये कहाँ तक जा रही है आपके 100 में, तो कोई सी भी नहीं है इनमें 2500 से। 2500 मेगाहर्ट्ज तक जा रही है ये तो ये चक्कर है। देखो मैं दिखाता भी हूँ सर आपको। मल्टीमीटर छोड़ के अगर डीएसओ लिया जाए तो काम चल जाएगा? डीएसओ देखो अगर आप लेते हो तो भाई बढ़िया चीज है, मतलब देखो मैं इसमें वही चीज आपको कहूंगा कि भाई पहले अगर आपको लगता है कि आपको इसकी जरूरत है तब तो लो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ। अगर मतलब बेफालतू में लेने का क्या फायदा, अगर आपको लग रहा है कि मैं इस लेवल पे काम कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल ले सर सकते उस हैं। लेवल पे करना ही पड़ेगा ना सर। हाँ वो तो जब खैर आगे बढ़ना है जाहिर तो सी करना। बात है कि अगर आगे बढ़ना है तो आपको इस लेवल पे करना ही पड़ेगा। जी। नहीं मैंने कुछ तो ऐसे भी देखे हैं हमारी तरफ इधर बहुत हैं कि मतलब उन्हें शॉप नहीं सर ओपन करी। प्रॉब्लम। जी। इस तरह के भी मतलब बहुत है कि मतलब उनको उस चीज की नॉलेज नहीं है, बस उन्होंने पैसा लगा दिया उसमें। अब वो पैसे का उसका फायदा क्या, वो पड़ा है बस बेफालतू में। सही बात है सर, डीएसओ से पहले नहीं एलसीआर सर मीटर ले लो। देखो यहाँ पर देखो, इसके ऊपर यहाँ पे बड़ा बड़ा क्या लिखा प्रॉब्लम। हुआ है बताओ। 100 मेगाहर्ट्ज है सर खाली ये तो। समझ गए ना आप 100 बात को। मेगाहर्ट्ज। अब इसको फिर ये जी किस सर। तरीके से उसको जो है यहाँ पे चेक कर लेगा। अब मान लो नेटवर्क के ऊपर हम इतने महंगे महंगे डीएसओ तो नहीं ले सकते ना। जी जी। तो डीएसओ भाई अगर आप मतलब आपको अपना मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि देखो जैसे मैंने आपको पावर सीक्वेंस में क्लॉक दिखाए थे, आप पीएस होल्ड तक कर लोगे चेक। लेकिन अगर आपका पीएस होल्ड बनना हो क्लॉक ना बनना हो फिर कंफ्यूजन। क्यों भाई। सर यही बात मेरे को पूछना था, विदाउट डीएसओ मतलब कैसे कंफर्म करे कि सीपीयू खाली पोर्ट से ही तो कंफर्म हो जाएगा ना? हाँ नहीं बहुत सी बार ऐसा भी होता है भाई आपका कि मान लो सीपीयू पोर्ट बना ही नहीं रहा, कोई उसकी लाइन वाइन शॉर्ट हो गई तो नहीं बना रहा वो आपका, लेकिन वो काम कर रहा है। लेकिन ये चीज कंफर्म करने के लिए हमें यहाँ पर कि भाई ये सीपीयू यहाँ पे आपका काम कर रहा है नहीं कर रहा है, तो मैंने आपको डीएसओ ही एक चीज चाहिए फिर। बताई थी कि वहां पे आपको क्लॉक से हम कंफर्म कर लेते हैं। क्योंकि क्लॉक तो ऐसा है आपका तभी बनेगा कि जब वो आपका एक्टिव होगा, बिना उसके तो बन नहीं सकता। वो तो फिर डीएसओ से ही पता चलेगा ना सर। हाँ अगर मान लो ले लो, अच्छी चीज है, लैपटॉप वगैरह में भी काम आएगा आपका, हाँ। और चीजों में भी बहुत सारे, ये मल्टीमीटर का भी काम करता है, तो मतलब मल्टीमीटर भी फिर आपको लेने की वैसे पड़ तो जाएगी आपको जो, क्योंकि तो वोल्टेज वोल्टेज ही बता सकता है। अब तो अब तो नेक्स्ट डीएसओ ही है सर, अब एलसीआर आ गया, अब वो नेक्स्ट वही लेना पड़ेगा। बिल्कुल। सर लैपटॉप में यूज करने वाला कितने का आ डीएसओ रहा है नहीं सर आता ये? है सर? डीएसओ ये कितने का आ रहा है सर? ये जो सर डीएसओ है इसको आप लैपटॉप में लैपटॉप में लगेगा। भी कर सकते हो यूज, मोबाइल में भी कर सकते हो, और एलईडी में भी कर सकते हो, एलईडी टीवी होते हैं किसी में भी कर सकते हो नहीं आप। सर वो तो पता है इसमें कि यूज हो सर जाएगा लैपटॉप में सिग्नल लगाने में। वाला एक आता है कि डिवाइस सर, क्या कह रहे हैं। लैपटॉप में लगा के चेक करने वाला एक डिवाइस आता है कि उससे डीएसओ का। नहीं इस तरह का तो मैंने कोई हद देखा नहीं, इसका हार्डवेयर इसका तो पूरा ही आता है कंप्लीट। आप शायद उसकी बात कह रहे हैं, वो जो डिजिटल मल्टीमीटर आता है वो। नहीं नहीं, नहीं सर ये प्रोग्रामिंग डीएसओ बता रहे हैं वो, प्रोग्रामर डीएसओ। हो सकता है भाई, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। ठीक है सर अलग छोड़ से दीजिए। हार्डवेयर लगाना पड़ता है और मेजर उसमें होता है, लैपटॉप में होता हाँ हो सकता है बिल्कुल। डीसो सर एक होता है डीसो 138, वो मेरे पास पड़ा हुआ है, वो काम नहीं कर रहा है सही तरीके से। किसी को देखना है तो मैं दिखा दूंगा वो। चलो दिखाइएगा आप जरा। अभी थोड़ा सा देखो मैं आपको जितनी तरह की इसमें आपके आईसीज यूज होती है नेटवर्क सेक्शन में। अच्छा ये वाला है आपके पास डीएसओ, हाँ तो ये करता नहीं आपका काम।
सर ये फोटो सर सही एक में काम बार दिखाइए स्पॉट पे। 1 मिनट रुकिए, मैं स्पॉट पर लाइट कर देता हूँ। तो आरिफ जी ये तो सर करता नहीं है सही काम। ये सही काम नहीं कर रहा है। एक मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मेरे पास LCR मीटर है, वो भी आपको दिखा रहा हूँ। किसी ने ये तो लेना हो शायद वो काम कर रहा ये तो शायद 4,000 में फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा था ये हाँ, अब देखो मान लो आपने ये तो लैप लाइन डिस्टर्ब है आपका। लैपटॉप के लिए या अब देखो आप इस चीज को देख के चलिए कि भाई आपने मतलब आपके 4,000 भी इसमें जो है आपके लग गए, लेकिन काम भी फिर भी नहीं हो रहा। तो ऐसे काम में करना क्या, जब लेंगे तो फिर हम वही ये ले लेंगे। लैपटॉप में ज्यादा यूज होता है या डेस्कटॉप में? सुनिए सर, जी बोलिए। ये एक सनशाइन का मीटर टाइप का भी आता है, वैसे छोटा स्क्रीन का भी, उसके लिए उसको लेना ही नहीं है, बड़ा स्क्रीन नहीं लेना है। भाई जब लेंगे तो अच्छा ही लेंगे ना, फिर क्यों हम चक्कर में पड़े, क्यों अपने पैसे वेस्ट करें, ये बताओ आप यूनिट मुझे। यूनिट का वैसे 20,000 के अंदर ही आ जाता है। हाँ, ये इसका ये LCR मीटर यूनिट दिखा का दो। लगभग 20 के आसपास है, 19-20 इतना ही पड़ेगा आपको। सर वही पड़ा मेरे को। सर ये ये वाला जो वाला LCR मीटर दिखा प्रोग्रामर दो। है, ये प्रोग्रामर है। ये नहीं तो प्रोग्रामर नहीं, ये LCR एलसीआर मीटर है। मीटर है, ये एलसीआर है। लेकिन इससे अच्छा वो सर ने बोला था चिमटी वाला मेस्टेक का, वो सही है सर। चिमटे वाला तो वो है खैर बेस्ट। हाँ वो तो मेस्टेक का बहुत बढ़िया है। अभी मेरे पास पहुंचना है। चलो ग्रुप में कोई डाला था। चलो भाई एक बार देख लो जरा, देखो किस किस तरह के आपके ऐसी यूज होते हैं ज्यादा नेटवर्क। सबसे पहले देखो मैंने आपको वोल्टेज बताया था, ये जो आपका मतलब ये जो फोन है, ज्यादातर जो आपके फोन होते हैं, एक होता है देखो इसमें आपका एपीटी मॉड्यूल। एपीटी मॉड्यूल आपका क्या होता है बेसिकली, इसका काम क्या होता है आपका कि ये आगे वीपीएच पावर को ही जो है आगे सप्लाई करता है। इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है, और इसको आराम से बाईपास भी किया जा सकता है। वो मैं इसके बारे में आपको कल की क्लास में बताऊंगा जब इसका प्रैक्टिकल होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो यहाँ पे वोल्टेजेस का यूज करता है, एक तो वीपीएच का यूज करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ आईओ वगैरह का यूज करता है यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे ये एक लाइन आ रही है आपकी 1.8 की, और WTR के लिए यहाँ पे कुछ वोल्टेज और ये यूज करता है, जैसे कि आपका 1.0 और 1.8। देखो जो यहाँ पे आपको आईसी दिख रही है, ये जो है आपका, इसको बोलते हैं हम 2GRF, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल। और ये इसका एंटीना है। तो ये तो प्राइमरी एंटीना होता है आपका। अब देखो जितनी फ्रीक्वेंसी है, इससे ऐसा नहीं कि आपका सिर्फ 2G ही जो है पास होती है, पास इससे सारी होती हैं। लेकिन ये फिल्टर किन को करता है, काम किन पर करता है, जो 2G के LB बैंड्स हैं आपके, जो आपके 2G के MB बैंड्स हैं, और जो आपके 3G के MB बैंड्स हैं, उनको ही पास कर देता है। फिर यहाँ पर जो है आपका 3G PFO लगा हुआ है, 3G 2G PFO। अब ये यहाँ पे जो फिल्टर करेगा, वो फिल्टर करेगा आपके जो MB बैंड है आपके 2G के, और 3G के जो MB बैंड है। पास होंगी इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज, लेकिन पास सिर्फ उन्हीं को करेगा। फिर आगे इसके बाद ये जो आपकी जाएंगी जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं इस WTR-IC के पास। अब ये यहाँ पे क्या, WTR ये क्या करेगी कि इसको पहले से तो उन्होंने क्या इसको करके दे दिया, 2G बैंड फिल्टर करके दे दिए, 2G 3G फिल्टर करके दे दिए। अब इसको फिल्टर करने हैं यहाँ पे 4G बैंड, तो यहाँ पे 4G बैंड को फिल्टर 4G। करती है। फिर उसके बाद ये सारा का सारा डाटा इस CPU में ट्रांसमिट कर देती है आपकी, इस तरीके से। तो एक तो आईसी देखो ये होती है आपकी, इसको बोलते हैं WTR-IC हम, ये 4G आईसी होती है। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक यहाँ पे दिख रहे हैं, ये है बैंड फिल्टर भाई आपके, ठीक है। ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं, डाइवर्सिटी रिसीव देखो आपको दिख रहा होगा इसमें, डाइवर्सिटी रिसीव स्विच कहाँ पर है, दिख रहा है। ये क्रिस्टल जैसा है क्या सर, डाइवर्सिटी स्विच? ये है मेरे भाई, मैंने एक चीज बताई थी, यहाँ से देखो एक आईसी है, और हाँ यहाँ हाँ। से ये लाइन इस एंटीना में जुड़ रही है आपके, ओ मतलब जो समझ में आ सेकंड गया ना। एंटीना है उसमें जाएगी। हाँ, ये जो सेकंड एंटीना होता है इस WTR, ये जो DRX स्विच है इसी से ही होता है आपका जुड़ा हुआ। इसमें PRX स्विच कहाँ है, तो वो सिमेटिक में देख के पता चलेगा कि किधर है PRX स्विच इसमें, ठीक है। तो एक टाइप की तो ऐसी देखो ये होती हैं, एक आपकी जैसे 6 से हुआ आपका, एक में इस तरह की भी ऐसी होती हैं। सैमसंग में थोड़ा कंफ्यूजन है सर, ज्यादा सैमसंग भी ऐसी। बताता हूँ, टेंशन मत लीजिए।
सर सैमसंग का अगर बेस बैंड ऐसी अलग कर दिया जाए तो उससे डेड हो जाता है। सैमसंग का बेस बैंड का देखो, ऐसा तो बात नहीं है आपका, अगर कुछ हैंडसेट में है ऐसा, सारे मॉडल में नहीं है। J2 का हमने निकाल के अलग किया हुआ था तो वो डेड हो गया, फिर लगाया फिर ऑन हो गया। वो आपने ऐसा किया होगा ना आपका, कि वहां से बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी वोल्टेजेस मिस हो जाती हैं आपकी, जो आपकी इनपुट आउटपुट वोल्टेज है, तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। आपने सिस्टमैटिक देख के किया था, कैसे किया था? ये ऐसे किया था जो WTR जैसा हमको दिखा, फिर उसको चलो अभी जब निकाल सैमसंग कर। का ओपन करूंगा मैं, तो उसमें बताना आपने कौन सा ओपन किया था। अश्वनी सर, हाँ बताइए। मैंने एक Redmi 3S प्राइम का नेटवर्क का प्रॉब्लम से आया था, तो WTR चेंज करके दिया, 2-3 महीना चला, फिर उसका नेटवर्क सेम प्रॉब्लम आ गया। अच्छा, और एक J4 का भी किया था सैमसंग का, WTR चेंज करके दिया, कस्टमर फिर बोल रहा है कि फिर नेटवर्क चला गया। क्या प्रॉब्लम होता है सर बार बार ये? आईसी ओरिजिनल थी सर मेरे सेट का निकाल के लगा दिया था। अपने सेट का? मतलब मेरा फोन का नहीं, मतलब जो भी है मेरे पास पीसीबी उसका। अच्छा अच्छा। भाई देखो, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। एक चीज आप और उसमें चेक कर सकते हो कि वोल्टेज में फ्लक्चुएशन तो नहीं है ज्यादा। अगर मान लो WTR की वोल्टेज पे फ्लक्चुएशन है आपका ज्यादा, खैर वो भी आपका डीएसओ पर ही दिखेगा, तो तब भी ऐसा हो जाता है। आप मल्टीमीटर में तो कंटिन्यूस ही दिखेगी आपको, लेकिन अगर उसमें किसी तरह का नॉइस है तो उस वेब वजह फॉर्म से, ना सर, वेब फॉर्म। हाँ वेव फॉर्म, अगर उसमें नॉइस है किसी तरह का तो तब भी ये दिक्कत आती है। तो देखो, एक आईसी का टाइप ये है आपका, ये जैसे मीडियाटेक वगैरह के होते हैं तो इनमें है। इसमें भी दिख रहा है डाइवर्सिटी रिसीव किधर है, दिख रहा है ना? दिख रहा है सर, ये सेकंड ये एंटीना तो के रहा मेरे नीचे। भाई, इसके नीचे ये डाइवर्सिटी रिसीव रिसीव स्विच है। और जो प्राइमरी एंटीना है किसके साथ जुड़ा है, ये आपका 2G, ये मैंने आपको बताया था, 2G RF है। उसके बाद ये साइड में जो आप देखोगे ये 3G RF है आपका। और उसके बाद ये आपके जो है 4G, मतलब जो आपकी आईसी है, इसी में बेस बैंड भी होता है आपका, बेस बैंड आईसी भी इसको बोलते हैं, मीडियाटेक में आपकी लगती है। अब इन सब से डाटा लेकर के ये फिर आगे ट्रांसमिट सीपीयू कर देते हैं यहाँ पे। तो एक आईसी का टाइप ये होता है आपका, एक जैसे सैमसंग वगैरह के हुए। ये 30 ये 50 खोलिए तो सर। A30 यही है ना? आजकल सबसे ज्यादा इनका पीए शॉर्ट हो रहा है ना, डेट भी होता इनका है। तो सबसे ज्यादा पीए होता है शॉर्ट, सबसे ज्यादा, ये मान के हाँ, चलो। मैंने भी काफी काम किया है। सबसे ज्यादा शॉर्ट होता है इनका। एक चीज है ना सर, लेकिन आजकल यूएफएस उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना सर यूएफएस में। हाँ ये तो है। ईएमएमसी से इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा यूएफएस चिप में। भाई एडवांस टेक्नोलॉजी है तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलेगा ही उसका। हाँ, इन लोगों को दिक्कत आती है ज्यादातर। सर एमआई ने तो है ना वो कचरा हार्ड डिस्क यूज करके मार्केट में सस्ते फोन कर दिए। अब लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो, जितने भी एमआई के सेट है ना, तो ईएमसी की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। कचरा होता ही नहीं है, रिपेयर नहीं होते। हाँ ये तो बात है ही। और सस्ते फोन उतार दिए तो लोगों का झुकाव उधर हो गया। अभी दिक्कत आ रही है ना सबके सस्ते के चक्कर में। एक दूसरी बात है, जो एमआई के फोन है इनका आप हार्डवेयर देखोगे तो इनका हार्डवेयर भी इतना मजबूत नहीं है। पहले अच्छा था ना सर, इनका हार्डवेयर सबसे बेस्ट था पहले था, पहले। जब आपके अभी रेडमी सबसे टू घटिया हो गया है। रेडमी 3 इस तरह के फोन आए। पहले सबसे अच्छा फोन यही बनाता था। मेरे याद है अभी मेरे पास रेडमी शायद 3 था, वो पता नहीं, बहुत ओल्ड 3G उसका वो। तो बहुत जबरदस्त, सारा का सारा, मतलब जिस तरह सैमसंग ब्लैक पेस्टेड देता है उसी तरीके से व्हाइट पेस्ट में था सारा का सारा। पहले सब अच्छा था सर, अभी रियलमी भी सबसे घटिया है अभी। इनका ओप्पो वालों का भी हार्डवेयर अच्छा है, मतलब काफी अच्छा, जो ग्लो यूज करते हैं वीवो वाले भी। लेकिन काफी हार्ड है ना सर इनका ग्लू, वीवो हाँ वालों का वही तो मैं ब्लैक। कह रहा, बहुत ज्यादा हार्ड है मतलब इनका ग्लो। लेकिन सर अगर ये लोग वैसे आईसी में ग्लू नहीं लगाते ना सर, हम्म। तो टेक्नीशियन को थोड़ा मतलब मतलब काफी नए बंदे को भी रिपेयरिंग में इजी हो जाता है, लेकिन ये ग्लू के कारण थोड़ा काफी दिक्कत होता है मतलब हाँ बहुत स्टार्टिंग सी में। बार तो ऐसा ही होता है कि लोग ज्यादातर तो उसके प्रिंट ही उड़ा देते हैं ग्लो की ये वजह सर से।
ग्लू क्लीन करते करते प्रिंट उड़ जाता है ना, ग्लू क्लीन नहीं हो पाता लेकिन प्रिंट सचमुच उखड़ जाता है। हाँ वही तो चक्कर है ना। और जहां एक प्रिंट टुकड़ा तो आदमी के मन में वैसे टेंशन आ जाते हैं कि अब यार इसमें और काम करो, माइक्रो जंपरिंग करो, ये करो। सर वीडियो के लिए कुछ हुआ कि नहीं? अरे वीडियो भी मिलेगी ना संजय जी, आपको क्लास तो होने दें, अभी मैं कर दूंगा आपको। हम्म। अच्छा ठीक है। तो सर ये देखो भाई है इसका सैमसंग आपका, ठीक है। सैमसंग अगर आप यहाँ पर देखोगे, इसका मोस्ट ऑफ केस में ये जो डेड होता है ना, ये यहाँ से होता है, इसके 2 कैपेसिटर शॉर्ट रहते हैं, ये खुद भी शॉर्ट हो जाता है जो इसका पीए है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ केस में होता है इनमें सैमसंग में। तो इसमें बेसिकली क्या दिया हुआ है आपका कि एक तो जो है यहाँ पे आपकी 2GRF दे दिया, 2GRF तो इसका इधर है, फिर उसके साथ उसका एक PFO दे दिया, फिर उसके साथ फिर 2G 3G का एक अलग से लगा दिया, फिर इसके साथ 4G का एक अलग से लगा दिया, ठीक है ना। तो इसमें जो 4G के लिए काम करती है, यहाँ पे एक आईसी होती है, इसको बोलते हैं ट्रांससीवर आईसी। ये जो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन ये ब्लू ब्लू से आपको दिखते हैं ना, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये आपकी 4G आईसी है, क्योंकि इसी से सारी लाइनें जो है फिर आपकी सीपीयू में रिसीव होते हैं, और इसी से फिर ये दूसरी आईसी होते हैं जुड़ी हुई। कल देखो जब इसका मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, आज तो मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट कवर करा, तो कल इन सारी चीजों को देखो, किस पे कितनी वोल्टेज है, कब किसी बननी चाहिए, डायग्नोज कैसे करोगे, ठीक है। तो आज तो जो है मैंने इसका थोड़ा सा जो है थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया, और बाकी थोड़ा सा इनके बारे में बताया, इस चीज वगैरह के। तो बाकी जो कल का इसका पार्ट रहेगा उसमें सारा हम प्रैक्टिकल करेंगे, जो जो प्रॉब्लम वगैरह आती है।